नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी पर। ये संस्था क्या है, क्यों बनी और आज भारत के आदिवासी समुदायों के लिए इसके क्या मायने हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज और लेख हैं। कोशिश करेंगे कि इनसे इसकी पूरी तस्वीर समझी जा सके। बिल्कुल। एनसीएसटी ये दरअसल भारत के संविधान से जन्मी एक संस्था है। इसका मुख्य काम ये देखना है कि अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटीज के जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और उन्हें बराबरी का हक मिले। ये सिर्फ कोई सरकारी विभाग नहीं है, समझ लीजिए एक संवैधानिक प्रहरी है। हाँ, मैंने भी यही नोट किया। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 338A में है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसे खास दर्जा और ताकत मिली हुई है। सही कहा आपने। ये जो संवैधानिक दर्जा है यही इसे अपनी भूमिका निभाने के लिए काफी मजबूती देता है। चलिए फिर आज इन्हीं स्रोतों के जरिए समझते हैं कि ये आयोग बना कैसे, असल में काम कैसे करता है, इसके पास क्या शक्तियां हैं और मतलब जमीनी स्तर पर इसकी क्या भूमिका है। शुरुआत करते हैं इसके बनने की कहानी से। क्या ये हमेशा से एक अलग आयोग था? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पहले अनुसूचित जातियों माने एससीज और जनजातियों एसटीज के लिए शायद एक ही संस्था हुआ करती थी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1990 में एससीज और एसटीज के लिए एक संयुक्त आयोग बनाया गया था। लेकिन हुआ ये कि जल्दी ये महसूस होने लगा कि दोनों समूहों के मुद्दे और उनकी ज़रूरतें वो काफ़ी अलग हैं। इस एक आयोग के लिए दोनों की विशिष्ट समस्याओं पर एक साथ ध्यान देना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। किस तरह के अलग मुद्दे सामने आ रहे थे, मतलब क्या फ़र्क था? देखिए, अनुसूचित जनजातियों की अपनी बहुत ख़ास पहचान होती है। उनकी भाषाएं अलग, संस्कृतियां अलग, रहने के तौर तरीके अलग। वे अक्सर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो उनकी समस्याएं भी बहुत विशिष्ट होती हैं। जैसे जंगल की ज़मीन पर उनके पारंपरिक अधिकार या फिर विकास परियोजनाओं की वजह से अपनी जगहों से हटना पड़ना, जिसे विस्थापन कहते हैं, और अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने की चुनौती। ये मुद्दे एससीज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से काफ़ी अलग थे। समझ गया। तो मतलब इन बिल्कुल अलग किस्म की चुनौतियों पर पूरी तरह से ध्यान देने के लिए एक समर्पित एक अलग संस्था की जरूरत महसूस हुई। जी बिल्कुल। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर 2003 में संविधान में 89वां संशोधन किया गया और 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी, ये दो अलग-अलग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बन गए। और इस एनसीएसटी में कौन लोग होते हैं? इसकी क्या कहते हैं, बनावट कैसी है? सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टीम है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 3 साल का होता है और कोई भी सदस्य ज्यादा से ज्यादा 2 कार्यकाल तक इस पद पर रह सकता है। ठीक है। तो ये तो हुई बनावट की बात। अब आते हैं इसके काम पर। एनसीएसटी असल में करता क्या है? क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं इसकी? इसके काम को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे अहम काम है सुरक्षा उपायों की निगरानी करना। यानी संविधान और दूसरे कानूनों ने अनुसूचित जनजातियों को जो भी सुरक्षा कवच दिए हैं, जैसे शिक्षा, नौकरी या राजनीति में आरक्षण या अत्याचारों के खिलाफ कानून, वो जमीन पर मतलब असलियत में ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं, इसकी ये लगातार जांच करता है। अच्छा, मतलब सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं है, उसका असर हो रहा है या नहीं, ये देखना आयोग का काम है। बिल्कुल। दूसरा मुख्य काम है शिकायतों की जांच करना। अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का हनन होता है या उनके साथ कोई अत्याचार होता है, तो वो सीधे आयोग में शिकायत कर सकते हैं और आयोग ऐसी शिकायतों की फिर गहराई से जांच करता है। जांच के अलावा और क्या करता है आयोग? तीसरा काम है विकास का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग। सरकार आदिवासियों के विकास के लिए जो योजनाएं चला रही है, वे कितनी कारगर है, इसका मूल्यांकन आयोग करता है और अपनी जांच और मूल्यांकन के आधार पर ये हर साल एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपता है। और चौथा काम? चौथा है सरकार को सलाह देना। ये केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के तरीकों पर सलाह देता है, जिससे अनुसूचित जनजातियों का कल्याण और विकास सुनिश्चित हो सके। ये सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता बल्कि समाधान सुझाने की भी कोशिश करता है। ये चारों काम सुनने में तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन क्या सिर्फ निगरानी करना, जांच करना और सलाह देना काफी है?
मतलब इन कामों को प्रभावी ढंग से करने के लिए क्या आयोग के पास कुछ खास शक्तियां, कुछ पावर्स भी हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है आपका। एनसीएसटी सिर्फ एक सलाह देने वाली संस्था नहीं है। संविधान ने इसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां दी हैं। इसमें सबसे खास है दीवानी अदालत, यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां। जब आयोग किसी मामले की जांच कर रहा होता है या किसी शिकायत की सुनवाई कर रहा होता है, तो उसे वही शक्तियां हासिल होती हैं जो एक सिविल कोर्ट को होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां, अच्छा। जरा इसे और खोलकर समझाइए। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि आयोग पहली बात भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने सामने हाजिर होने का आदेश दे सकता है, समन भेज सकता है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति या संस्था या सरकारी दफ्तर से कोई भी जरूरी दस्तावेज या रिकॉर्ड मंगवा सकता है। तीसरा, शपथ पर गवाही ले सकता है, यानी आयोग के सामने झूठी गवाही देना एक कानूनी अपराध है, सजा मिल सकती है। और चौथा, किसी भी सरकारी दफ्तर या अदालत से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मांग सकता है। अरे वाह! तो अगर मान लीजिए कोई उदाहरण लें, किसी बड़ी खनन कंपनी पर आरोप है कि उसने गैर कानूनी तरीके से आदिवासी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो एनसीएसटी उस कंपनी के अधिकारियों को बुला सकता है पूछताछ के लिए, जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज मंगवा सकता है और संबंधित सरकारी विभागों से भी रिपोर्ट तलब कर सकता है। बिल्कुल, ऐसा कर सकता है। ये शक्तियां आयोग की जांच को बहुत मजबूत बनाती हैं। इससे आयोग को जानकारी जुटाने और सच तक पहुंचने में मदद मिलती है और कोई भी पक्ष इसे आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तो वाकई एक बड़ी ताकत है आयोग के पास। क्या इसके अलावा भी कोई और शक्तियां हैं? हाँ, 2 और महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पहली, आयोग को अपनी कार्य प्रक्रिया मतलब अपना प्रोसीजर खुद तय करने की शक्ति है, यानी वो अपने काम करने के नियम खुद बना सकता है। इससे उसे क्या कहते हैं, सरकारी ढर्रे से हटकर मामलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से निपटाने की थोड़ी आज़ादी मिलती है, लचीलापन आता है। यानी अपने काम करने का तरीका तय करने की छूट। और दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है अनिवार्य परामर्श की। देखिए, कानून ये कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले किसी भी बड़े नीतिगत फैसले पर एनसीएसटी से सलाह मशवरा करना अनिवार्य है, जरूरी है। ये तो बहुत ही अहम बात है। अनिवार्य, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार आदिवासियों से जुड़ी कोई नई नीति लाना चाहती है, मान लीजिए कोई नई वन नीति या शिक्षा नीति, तो उसे पहले एनसीएसटी से पूछना ही होगा, उनकी सलाह लेनी ही होगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की आप कह सकते हैं निवारक शक्ति है, प्रिवेंटिव पावर। इसका उद्देश्य यही है कि नीतियां बनाते समय ही आदिवासी हितों का ध्यान रखा जाए, ना कि बाद में जब समस्याएं खड़ी हो जाए तब सोचा जाए। उदाहरण के लिए, कोई बड़ा बांध या कारखाना लगाने की योजना है जिससे आदिवासी विस्थापित हो सकते हैं, तो सरकार को उस पर एनसीएसटी की राय लेनी होगी। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फैसले की मेज पर आदिवासियों की आवाज भी सुनी जाए। अब तक हमने आयोग की मुख्य कार्यों और शक्तियों की बात की। क्या कुछ ऐसे खास जमीनी मुद्दे भी हैं जिन पर आयोग आजकल ज्यादा ध्यान दे रहा है? शायद 2005 में राष्ट्रपति ने कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी थीं, उनका जिक्र था कहीं। हाँ, बिल्कुल। वे जिम्मेदारियां आज के समय में बहुत प्रासंगिक हैं। इन्हें हम कुछ मुख्य श्रेणियों में देख सकते हैं। पहली श्रेणी है संसाधनों पर अधिकार को लेकर। इसमें आता है लघु वनोपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, शहद, जड़ी बूटी वगैरह। इन पर आदिवासियों के मालिकाना हक को सुनिश्चित करना और उन्हें उसका सही दाम दिलवाना। इसी तरह उनके इलाकों में जो जल और खनिज संसाधन हैं, उन पर उनके अधिकारों की रक्षा करना और खनन जैसी परियोजनाओं से जो लाभ होता है उसमें उनकी हिस्सेदारी तय करवाना भी इसका हिस्सा है। और हाँ, सबसे जरूरी, जमीन से जुड़े मुद्दे, आदिवासियों को धोखे से या जबरदस्ती उनकी जमीन से बेदखल होने से बचाना। इसमें खास तौर पर वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006, जो वनवासियों को उनकी पारंपरिक जमीन पर हक देता है, उसे सही से लागू करवाना शामिल है। आयोग इस पर कड़ी नजर रखता है। अच्छा, ये तो हुए संसाधन अधिकार। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं? दूसरी अहम श्रेणी है आजीविका और पुनर्वास की। आयोग आदिवासियों के लिए बेहतर और स्थायी आजीविका के अवसर बनाने पर जोर देता है, जैसे उनकी पारंपरिक कलाओं को या फिर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और साथ ही विकास परियोजनाओं जैसे बड़े बांध, खदान या फैक्ट्री के कारण जो आदिवासी विस्थापित होते हैं, उनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना।
ये देखना कि उन्हें मुआवजा और दूसरी सुविधाएं ठीक से मिल रही हैं या नहीं, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और तीसरी श्रेणी? तीसरी श्रेणी है स्थानीय स्वशासन और पर्यावरण संरक्षण की। इसमें पेसा कानून यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, जो आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को ज्यादा अधिकार देता है, उसे पूरी तरह लागू करवाना शामिल है। साथ ही वनों की सुरक्षा में आदिवासी समुदायों की जो पारंपरिक भूमिका रही है उसे पहचानना और उन्हें इसमें सहभागी बनाना भी एक लक्ष्य है। और एक और चीज, झूम खेती जैसी जो पारंपरिक पद्धतियां हैं उनके स्थायी विकल्प तलाशने में मदद करना, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आदिवासियों की आजीविका भी बनी रहे। हाँ, इन विशिष्ट कार्यों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आयोग सिर्फ कानूनी अधिकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासियों के जीवन से जुड़े लगभग हर पहलू पर ध्यान दे रहा है, चाहे वो जमीन हो, जंगल हो, आजीविका हो या उनकी अपनी शासन व्यवस्था। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो अक्सर विवादों और संघर्षों का केंद्र भी बनते हैं। आपने पहले आयोग की रिपोर्टिंग शक्ति का जिक्र किया था। जरा बताएं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसे हम सरकार को जवाबदेह बनाने का एक तरीका कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत शक्तिशाली संवैधानिक तंत्र है। प्रक्रिया ये है, एनसीएसटी अपनी जांच और मूल्यांकन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये सालाना भी हो सकती है या किसी खास मुद्दे पर भी। ये रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति को? फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करते हैं? को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं जाती, उसके साथ सरकार को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर भी देनी होती है। आप इसे सरकार का जवाब कह सकते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट, अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें सरकार को दो बातें स्पष्ट करनी होती है। पहली, आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या एक्शन लिया है। और दूसरी, अगर सरकार ने किसी सिफारिश को नहीं माना है तो उसका कारण क्या है। सरकार को ये वजह बतानी पड़ती है। और अगर रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य सरकार से हो तो? मान लीजिए रिपोर्ट में कहा गया हो कि किसी राज्य में पेसा कानून ठीक से लागू नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं और राज्य सरकार को भी ठीक वैसे ही एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होती है। उन्हें बताना होता है कि उन्होंने आयोग की सिफारिशों पर क्या किया है या फिर क्यों नहीं किया है। अरे वाह, ये तो कमाल की व्यवस्था है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों या राज्य की, आयोग की सिफारिशों को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्हें संसद या विधानमंडल में, और इस तरह देखा जाए तो जनता के सामने जवाब देना ही होगा। बिल्कुल, यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये पारदर्शिता लाती है और सरकार पर कार्रवाई करने का एक नैतिक और राजनीतिक दबाव भी बनाती है। जैसे अगर एनएससीटी अपनी रिपोर्ट में ये बताता है कि किसी खास इलाके में आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, तो संबंधित सरकार को सदन में बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिए गए और वो अब क्या कर रही है। ये मुद्दा फिर सार्वजनिक बहस का हिस्सा भी बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत से मुझे लगता है ये समझ में आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सिर्फ नाम का आयोग नहीं है। इसके पास जांच करने, निगरानी रखने, सलाह देने और यहाँ तक कि सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। ये भारत के आदिवासी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक सक्रिय और संवैधानिक रूप से काफी सशक्त संस्था है। हाँ, और इसका काम सिर्फ समस्याओं को उजागर करना भर नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि देश की तरक्की की कीमत आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व से न चुकाएं। ये एक तरह से समस्याओं की पहचान करने यानी जांच, फिर समाधान सुझाने यानी सलाह या रिपोर्ट, और फिर उन पर अमल हुआ या नहीं ये देखने यानी निगरानी और एटीआर, ये पूरा चक्र पूरा करता है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है। हमने देखा कि आयोग के पास संवैधानिक दर्जा है, स्पष्ट कार्य हैं और महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत में हम देखते हैं कि कई आदिवासी समुदाय आज भी विस्थापन, शोषण और अपने अधिकारों से वंचित रहने जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आड़े आ जाती है, या फिर जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं वो इतनी जटिल हैं कि उनका असर जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये एक अहम सवाल है कि संवैधानिक शक्तियों और उनके जमीनी असर के बीच जो एक फासला सा दिखता है, उसे कैसे भरा जा सकता है। इस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत है।